हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलो, चैप्टर नंबर 9 हम कर रहे हैं ना। चैप्टर नंबर 9 का जो है फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे, जिसमें कि हमने देखा था कि गवर्नमेंट क्या होती है, किस चीज़ को हम गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, रोल्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट देखा था, डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेसी के फिर हमने देखा था कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो होते हैं डेमोक्रेसी के वो होते हैं। ओके, अगर ये सब फॉलो हो रहे हैं, आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने देखे थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद हमने डेमोक्रेसी भी देखा था कि डेमोक्रेसी के भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। और डायरेक्ट वाले में हमने स्विट्ज़रलैंड का एग्जांपल देखा था। इनडायरेक्ट तो फिर फर्दर दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी प्रेसिडेंशियल, एक होती है आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, है ना। इनके बारे में हमने बात किया था। और इंडिया को हमने बोला था कि प्रेसिडेंशियल का एग्जांपल हमारा यूएसए था और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है उसका एग्जांपल हमारा इंडिया था, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? इसमें जो है एग्जीक्यूटिव जो है उसको कौन चूज़ करता है? पीपल चूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें दोनों में डिफरेंस यही है, एग्जीक्यूटिव जो है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, अकाउंटेबल नहीं होती। इसमें जो होते हैं पार्लियामेंट, इसमें जो लेजिस्लेटिव होती है उसी का जो फर्दर पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों सेपरेटली वर्क कर रहे होते हैं। प्रेसिडेंशियल में इसमें जो है जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है। ओके, चलो अब हम, एक सेकंड दे दो मेरे को। आई होप आपको ये सारी चीज़ें याद आ गई होंगी, है ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे डेमोक्रेसी के अलावा कौन कौन से फॉर्म की जो हैं, कौन कौन से टाइप की जो है गवर्नमेंट्स होती हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन द वर्ल्ड। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अर्ली रिपब्लिक्स की अगर हम बात करते हैं, हम अपनी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं, तो पहली चीज़ तो कि रिपब्लिक होता क्या है? रिपब्लिक होता है कि जहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट होता है ना वो इलेक्टेड होता है। हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है। हेड क्या होता है? इलेक्टेड होता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं रिपब्लिक। और हमने एंशियंट इंडिया में ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, इट्स नॉट लाइक वेरी मॉडर्न वर्ल्ड फिनोमेना। हमने एंशियंट वर्ल्ड में भी जो है रिपब्लिक देखे थे महाजनपद आज के टाइम पे। 16 महाजनपद आज थे हमने देखा था, और उसमें से 2 जो थे वो आपके रिपब्लिक थे, ठीक है। और उसमें से इन्होंने वज्जी जो है वो बता रखा है। दूसरा कौन सा रिपब्लिक था महाजनपद वो आपको बताना है मेरे को, ठीक है। और इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि एंशियंट टाइम में महाजनपद आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे रिपब्लिक थी, और वज्जी में थी वहाँ पे लिच्छवी क्लान जो है, लिच्छवी क्लान बुद्धा से इसका कुछ लेना देना आप मेरे को बताएंगे, लिच्छवी क्लान और बुद्धा कैसे रिलेटेड है। ओके, तो इसमें जो है कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी। हम क्यों कह रहे हैं कि ये रिपब्लिक थी? तो इसके रीजंस हैं कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती थी। इट्स नॉट लाइक कि एक मतलब अगर किंग है या क्वीन है तो वो जो है अपने हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, ऐसा नहीं था। मेरा वचन ही है शासन नहीं था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कलेक्टिव होती थी। लीडर्स जो हैं वो चूज़ किए जाते थे मेरिट के बेसिस पे, ओके। और इट्स नॉट लाइक कि बर्थ की राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा नहीं था। जो लीडर्स थे वो मेरिट के बेसिस पे जो है चूज़ किए जाते थे, और की पोजीशंस जो होती थी उनको फिल किया जाता था कैसे? इलेक्शन करके, ओके। और वो जो रेगुलरली मिलते थे वो लोग इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए, और ओवरऑल जो है पीपल्स के वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, ठीक है। रेगुलर मीटिंग्स होती थी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि आज का जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है उसमें जो है जो आपके लोकसभा, राज्यसभा, है ना, ये पार्लियामेंट है आपकी, तो ये दोनों जो हैं इनको मैंडेटरी है मिलना, ठीक है। सेशन होते हैं ना, सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, तो मतलब मैंडेटरी कितना है कि इतने टाइम पीरियड में तो इनको मिल ही लेना चाहिए। एक सेशन इतने टाइम बाद तो हो ही जाना चाहिए, ये आपको बताना है मेरे को, ठीक है। चलो
इसके अलावा चोला पीरियड की भी अगर हम बात करते हैं तो चोला पीरियड जो कि आपका ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी के आसपास था, तमिलनाडु में रूल कर रहा था, तो उसमें भी हमने उत्तरमरूर नाम की एक इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है और उसमें भी बोलते हैं कि इलेक्शन जो है बेसिकली विलेज सभा के वो मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए जाते थे। विलेज सभा मतलब लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जैसे हमारे यहाँ पे पंचायत है ना अभी लोकल, तो वहाँ पे चोला एम्पायर में भी इस टाइम पे जो है 10th सेंचुरी के आसपास भी यहाँ पे इलेक्शन होते थे। ठीक है, चलो, और कैसे होते थे? सील्ड बैलेट बॉक्सेस में। ओके, जैसे हमारे यहाँ पे पहले होते थे ना, वो पर्ची डालते थे बॉक्सेस में, और जो है क्वालिफिकेशंस भी जो है अच्छे से मेंशन होती थी और उनकी ड्यूटीज़ भी बहुत अच्छे से मेंशन होती थी और कंडीशंस उनके डिसमिसल की वो भी, हम चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विलेज सभा में जो लोगों को चूज़ किया जाता था तो उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी ड्यूटीज़, उनका डिसमिसल किस कंडीशन पर हो सकता है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बता रखी थी उस टाइम पे, इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, और अब ये क्वेश्चन है आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि चोला पीरियड की जो इंस्क्रिप्शन है उत्तरमेरूर, वो कहाँ पे देखने को मिलती है? वो आपको वेंकुट पेरुमल टेम्पल तमिलनाडु के अंदर आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है। ठीक है, इसी में लिखा हुआ है ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के बारे में कि इलेक्शन होते थे वहाँ पे। ओके, और कंडीशंस क्या थी? इमीडिएट रिमूवल कर दिया जाएगा भाई अगर कोई करप्शन में इंडल्ज हुआ तो। ठीक है, ये आपका चोला एम्पायर की बात है। ओके, इसके अलावा ये तो हमने इंडिया के बारे में बात की। इसके अलावा वर्ल्ड में जो है, अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी ऐसा कुछ होता था, रिपब्लिक्स हमें देखने को मिलते हैं। 5th और 4th सेंचुरी BCE में जो है आपका रोम है और ग्रीस है, वहाँ पे भी रिपब्लिक्स होते थे। ठीक है, लेकिन कुछ रीजन्स में हमें देखने को मिलता है ग्रीस में कि केवल फ्री मैन कुड वोट। फ्री मैन, स्लेव्स का कंसेप्ट आपने सुना होगा ना, स्लेवरी एक बहुत ही बेकार चीज़। स्लेव क्या होता है? पर्सन हु इज़ फोर्स टू वर्क फॉर एंड ओबे अनदर एंड इज कंसिडर्ड टू बी द प्रॉपर्टी। एक इंसान को प्रॉपर्टी के तौर पे आप जो है मानते थे और उनसे अपना काम करवाते थे फोर्सफुली। ठीक है, तो जैसे सती प्रथा थी ऐसे ही स्लेव की प्रथा भी थी। तो ग्रीस में जो है विमेन को, वर्कर को और जो है स्लेव्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था, केवल जो फ्री मैन थे वो वोट डालते थे। ठीक है, और कुछ एरिया ऐसे भी थे जहाँ पे सिर्फ प्रिविलेज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो वोट डालते थे या डिसीजन मेकिंग करते थे। इनफैक्ट ये तो आपको हमारे यहाँ पे भी देखना मिलेगा ना, 20th सेंचुरी में भी आपका चाहे 1909 का लगा लो या फिर 1919 का मोंटेगो चेम्सफोर्ड जो है, ये मोरले था, ये मोंटेगो चेम्सफोर्ड था। इनमें भी आपको जो है सिर्फ प्रिविलेज्ड पीपल क्राइटेरिया होता था कि मतलब सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो वोट डालती थी, और वो भी किस बेसिस पे? या तो वो किसी एलाइट फैमिली से है ना, राजे रजवाड़े, पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा पैसा किसी के पास है तो सिर्फ वही लोग वोट डाल पाते थे, है ना। ये तो हमारे यहाँ पे 20th सेंचुरी तक चला है। ये तो बात कर रहे हैं किसकी? 4-5 सेंचुरी BCE की। ओके, इसके बाद हमें जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने थे ना, हमने देखे थे ना फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी हम देख चुके हैं, इसके अलावा और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है? तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है आपकी मोनार्की। मोनार्की हमने जैसे महाजनपद, आज का फिर से एग्जाम्पल ले रहे हैं ये, हमने देखा था कि हेडेड बाय किंग्स होते थे ना, राजे होते थे महाजनपद आज के। तो हालांकि उनको जो है गाइड करने के लिए सभा और समितिज होती थी, उन्हीं से एडवाइस लेके जो है वो डिसीजन लिया करते थे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होती थी, नेटवर्क ऑफ ऑफिशियल्स भी होता था जो ओवरऑल उनकी हेल्प करते थे एम्पायर को गवर्न करने में। ठीक है, लेकिन हेड कौन था? हेड आपका कौन था? हेड आपका एक किंग होता था। ठीक है, ये है आपकी क्या? मोनार्की। चलो, और इनफैक्ट वो स्कॉलर्स भी रखते थे, अगर धर्म की कहीं पे बात आती थी तो स्कॉलर्स का भी सहारा लेते थे वो, और रिलीजन के बारे में अगर कोई डिसीजन लेना होता था। तो ये तो क्या है? पॉजिटिव ऑफ। लेकिन एक ऐसा किंग भी हो सकता है ना जो मतलब ही इज़ लाइक मेरा वचनीय शासन, तो वहाँ पे भी ऐसे एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिले हैं जो कि ये अपना मतलब पावर्स को यूज़ करते थे लोगों को सब्जुगेट करने के लिए। सब्जुगेट क्या होता है? कि अपनी बात मनवाने के लिए उनसे ना, फोर्सफुली। चलो, जैसे स्लेव, बेसिकली उनके लिए तो पूरी प्रजा ही स्लेव हो जाती थी फिर, है ना।
और कुछ दुनिया के अलग पार्ट्स में अगर हम देखने को देखते हैं तो हमने देखा है किंग्स हैड ऑल द पावर्स। उन्होंने जो भी रूल बनाना है या इन्फोर्स करना है या पनिशमेंट देनी है, ये सारी चीज़ क्या है, वो किंग ही करेगा। हम इस वाले किंग की बात कर रहे हैं। कौन से वाले? इस वाले किंग की, ठीक है, जो नेगेटिव्स ऑफ मोनार्की है। इनफैक्ट कुछ तो राजा ऐसे हुए हैं जो बोलते थे कि भैया मतलब हम ही भगवान हैं, डिवाइन पावर हमें जो है रिसीव हो रखी है। वो अपने आप को भगवान से कम नहीं मानते थे, ठीक है। वो बोलते थे जैसे तुम भगवान की पूजा कर रहे हो वैसे ही हम भी हैं, ओके। तो ऐसा भी। और इनफैक्ट इंडिया के जो हमारे किंग्स थे, पावर ऑफ राजा थी, वो हमें जो देखने को मिलती है वो बहुत ही न्यूट्रल सेंस में देखने को मिलती है, ठीक है। पावर ना तो उनकी एब्सोल्यूट होती थी ना उनकी बियॉन्ड क्वेश्चन होती थी। मतलब अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो वहाँ पे लोग बैठे होते थे उससे क्वेश्चन करने के लिए या उनसे उनको बताने के लिए कि भैया दिस इज़ गलत है ना, यू कांट डू दिस, ओके। और हमारे यहाँ पे कंसेप्ट है राजधर्म का, ठीक है। राजधर्म, डिसीजन आपको किस हिसाब से बनाने हैं, आपकी लिमिट्स क्या हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए डिसीजन बनाने हैं ना। धर्म आप मानते हैं ना, हर कोई धर्म मतलब आपकी ड्यूटीज़ आपको कैसे परफॉर्म करनी है। किसी को पिता धर्म निभाना है, माता धर्म निभाना है, पत्नी धर्म निभाना है, पति धर्म, भाई धर्म, है ना। तो राज धर्म भी होता था, उसी के हिसाब से हमारे किंग्स जो हैं वो बाउंड होते थे, ठीक है। फिर ये जो दिखा रखा है आपको, ये बेसिकली आपके भीष्म पितामह हैं, ये कृष्णा है एंड दिस इज़ युधिष्ठिर, ठीक है। इनको आप जानते ही होंगे, ये आपके जो है महाभारत के कैरेक्टर्स हैं। तो भीष्म पितामह जो हैं युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि गुड गवर्नेंस क्या होती है, ठीक है। गुड गवर्नेंस मतलब जस्टिस, गुड गवर्नेंस मतलब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राजा की, जस्टिस देना लोगों को, ठीक है। और हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होती है एक राजा की? अपने लोगों का जो है वेलफेयर, एक राजा की हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है उनको जो लॉज हैं वो बिना बाइस के जो है इम्प्लीमेंट करने चाहिए, टू एंश्योर फेयरनेस एंड इक्वालिटी। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ राजधर्म बेसिकली, ठीक है। तो भीष्म पितामह जो क्या सिखा रहे थे, ये मृत्यु शैया पे लेटे हुए हैं ना, तीरों की मृत्यु शैया पे लेटे हुए हैं, तो ये बता रहे थे युधिष्ठिर को कि ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये जीत गए थे तो यही रूल करने वाले थे, तो ये उनको बता रहे थे कि आपको ऐसे रूल करना है। और उन्होंने बोला कि आपके आसपास जितने भी वाइज लोग होंगे, इंटेलिजेंट लोग होंगे, जिनको पता होगा, एक्सपर्ट्स होंगे, उनसे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, गाइडेंस लेनी है उनसे, और उसके बाद वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने हैं। और ये चीज़ भी याद रखनी है कि जो आपके पास पावर है, जो अथॉरिटी है, वो टेम्परेरी है और जो कि धर्म से बंधी हुई है, ओके। आपको इस पावर से जो है अटैच नहीं हो जाना है। अगर आप अटैच हो गए तो इट विल फोस्टर ईगो एंड करप्शन, ओके। चलो, फिर ऐसा ही एक एग्जाम्पल जो है दे रखा है, ये चंद्रपेड़ा नाम के जो है एक किंग होते थे, ठीक है। इनको एक टेम्पल बिल्ड कराना था, लेकिन क्या होता है ये वहाँ पे अपने बिल्डर्स को भेजते हैं, तो लेकिन वो बिल्डर्स फिर आके बोलते हैं राजा को, सर हम नहीं बना पा रहे वहाँ पे। तो फिर राजा पूछते हैं क्या हो गया, तो वो बोलते हैं कि बहुत स्टर्बन कोबलर है वहाँ पे और वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, हमारे रास्ते से हट ही नहीं रहा। तो अब राजा बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। तो राजा जाते हैं कि भैया क्या हो गया, क्यों नहीं आप यहाँ से हटा रहे हो, मतलब हट रहे हो, हमें यहाँ पे मंदिर बनाना है। कोबलर इज़ लाइक सर ये मेरा घर है ना, जैसे आपका महल है, आपका महल जितना आपके लिए कीमती है ना, वैसे मेरी ये झोपड़ी मेरे लिए कीमती है ना। और मतलब आपको मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर राजा जो है उनसे परमिशन लेते हैं कि हाँ सर ठीक है, आप प्लीज़ मतलब आप पैसे ले लीजिए, और मैं बीइंग ए राजा मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है ये जगह हमें दे दीजिए ताकि हम यहाँ पे टेंपल बना पाए। तो ये एक स्टोरी है जो ये बता रही है कि, और फिर जब राजा ऐसे जो है
रिक्वेस्ट करते हैं तो कोबलर भी बोलता है कि ठीक है सर, मैं दे दूंगा आपको घर, आपने इतने रिस्पेक्टफुली जो है मेरे से मेरी परमिशन ली है। और राजा ने फिर उसको कॉम्पनसेट भी कर दिया था पैसे से। तो फिर ये वाली चीज़ वो बोलता है कि मैं बहुत खुश हुआ ये देख कर कि आपके पास कोई फॉल्स प्राइड नहीं है कि मैं राजा हूँ। तो एक कोबलर्स होते हैं मोची लोग जो जूते ठीक करते हैं ना, जूते बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं। तो फिर ये वाली एक स्टोरी बता रखी है इसमें। जो है स्टोरी का जो मेन पार्ट है जो इसमें से आपको जो टेक लेना है वो ये है। ये आपके बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछा गया है। राज तरंगिणी जो है एक बुक है जो कि कल्हान ने लिखी थी, ठीक है। और राज तरंगिणी के में क्या लिखा हुआ है, कश्मीर के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उस टाइम पे जो वहाँ पे शासन होता था, तो राज तरंगिणी कश्मीर के बारे में है, 12th सेंचुरी CE। और काल्हान जो है इसके राइटर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखने के लिए। हमने देख लिया रिपब्लिक, उसके बाद हम देखते हैं मोनार्की। आज के टाइम पे मोनार्की हमने देखी पहले टाइम पे, और मोनार्की आज के टाइम पे क्या है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय मोनार्क्स। ऑफ कोर्स मोनार्क कौन होते हैं, राज्य रानियां जो हैं वो मोनार्क होते हैं, ठीक है। और उनके जो पावर होते हैं वो सोवरेन होती है। सोवरेन पावर मतलब कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होता उन पे, इंडिपेंडेंटली वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। और मोनार्की का बेसिकली मीनिंग क्या है कि हेरिडिटरी होती है। हेरिडिटरी का क्या मतलब होता है, हेरिडिटरी का मतलब होता है वो फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन जो पावर है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, ठीक है। राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे चलता रहता है, नेक्स्ट जनरेशन। और टिपिकली जो है एल्डेस्ट सन होता है, ठीक है, जो कि नेक्स्ट रूलिंग मोनार्क होगा वो टिपिकली एल्डेस्ट सन होता है। बट ये एक्सेप्शंस भी होती है, छोटा बच्चा भी बन सकता है, छोटा बच्चा एज इन छोटा बेटा है ना, और बिटिया भी बन सकती है। ओके चलो, अब जो आपकी मोनार्की है वो भी दो टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की जहाँ पे कंप्लीट कंट्रोल ही राजा का होता है, ठीक है, लॉ बनाने में या फिर इंश्योर करने में कि वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, सब उनको फॉलो कर रहे हैं। और एजुकेटिंग मतलब जज जो बनते हैं ना, जज जो करते हैं। तो हमने देखे थे 3 फंक्शन होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव लॉ बनाना, इसके अलावा आपका एग्जीक्यूशन होता है, इसके अलावा आपकी जुडिशरी होती है। तो ये तीनों फंक्शन जो हैं एक राजा अगर निभा रहा होता है तो वो क्या होती है, एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। इसमें अगर आप मॉडर्न डे में एग्जांपल लेना चाहो तो सऊदी अरेबिया आपका एक एग्जांपल है इसके तौर पे, ठीक है। सऊदी अरेबिया में जो है जितनी भी पावर है वो किंग के पास है, और वो कौन सी रूल बुक से गवर्न करते हैं, इस्लामिक लॉ से, ठीक है। इस्लामिक लॉ को जो वो फॉलो करते हैं वहाँ पे। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाइक उनके अकेले के फैसले होते हैं, काउंसिल भी होते हैं उनको असिस्ट और एडवाइस करने के लिए, ठीक है, गवर्नेंस में असिस्ट और एडवाइस करने के लिए। लेकिन वो जो काउंसिल जो एडवाइस देते हैं ना वो बाउंडेड नहीं है उससे कि वो माने या ना माने, है ना। लास्ट जो डिसीजन होगा वो राजा का ही होगा ना। तो ये क्या है, ये है आपकी एब्सोल्यूट मोनार्की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टाइप है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आपको जो है ब्रिटेन में, यूनाइटेड किंगडम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें जो है हेड जो होता है वो किंग और क्वीन ही होते हैं, बट वो नॉमिनल पावर होते हैं उनके पास, है ना, नॉमिनल पावर सिर्फ कहने के लिए। आप मेरे को बताएंगे इंडिया में PM और प्रेसिडेंट दोनों में से किसके पास है नॉमिनल पावर, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, या बताएंगे स्टेट एज इन कंट्री, ओके, कंट्री। तो नॉमिनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होते हैं वहाँ पे आपका जो किंग या क्वीन होते हैं वो सिर्फ नॉमिनल पावर होती है। बेसिकली जो पावर जो होती है वो आपकी एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है, रियल पावर, वो तो आपके प्राइम मिनिस्टर निभा रहे होते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलके, है ना। और लॉ मेकिंग पावर है वो जो है पार्लियामेंट बना रही होती है, ओके। तो बेसिकली ओके, अगर मैं ये बोल दूंगी तो जवाब ही मिल जाएगा आपको। चलो, तीसरा है थियोक्रेसी। हमने देखा मोनार्क देखे, ठीक है, अब हमने देखे रिपब्लिक देखे, अब हम बात कर रहे हैं थियोक्रेसी की। थियोक्रेसी क्या होता है, थियोक्रेसी क्या है कि ये जो है एक रिलीजन से या फिर रिलीजियस लीडर से जो भी गवर्नमेंट
जो रूल कर रही होती है वो या तो रिलीजियस लीडर्स होते हैं, उनकी बात मानी जाती है, या फिर कोई रूल बुक होती है। बेसिकली अगर रिलीजन है तो उसको प्रीच करने वाले लीडर्स भी होंगे। तो ईरान जो है वो आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है इसका। ईरान जो है क्या है, थियोक्रेटिक कंट्री है एक, ठीक है। इसका पूरा नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और ये एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है। यहाँ पे थियोक्रेसी भी है और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है, ठीक है। तो लेकिन जो यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे चलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम से चलता है, ठीक है, जो कि इस्लाम जो है इनका ऑफिशियल रिलीजन है। सुप्रीम लीडर जो भी होता है आपके इसका किसका, रिलीजन का सुप्रीम लीडर जो भी होता है, उसके पास आपकी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूशन की और जुडिशरी की, ठीक है। और ये जो होते हैं ये सुप्रीम लीडर जो है ऐसे नहीं है कोई भी बन गया, इनको जो है ग्रुप ऑफ इस्लामिक क्लैरिस जो हैं वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं, और फिर वो एक बार चूज हो गए तो वो अपनी लाइफ टाइम वही रहेंगे। जब उनकी डेथ हो जाएगी तब कोई नया जो है सुप्रीम लीडर चूज़ किया जाएगा। और इसमें जो है ईरान में है एक तो हो गया सुप्रीम लीडर किसका, रिलीजन के बेसिस पे। एक होता है इनका प्रेसिडेंट भी चूज़ किया जाता है, ठीक है, प्रेसिडेंट भी होता है, पार्लियामेंट भी होती है। और ये किस लिए होते हैं, ये होते हैं एवरीडे गवर्नेंस जो चलानी होती है उसके लिए, ठीक है। और इसमें जो रिपब्लिक है, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ स्टेट की बात कर रही है, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट। इसमें हेड ऑफ स्टेट, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब बेसिकली काम क्या है, अगर प्रेसिडेंट भी है, पार्लियामेंट भी है, तो इनका काम क्या है, इनका काम है भैया कि जो सोसाइटी है, टू एस्टेब्लिश ए सोसाइटी बेस्ड ऑन इस्लामिक नॉर्म। तो इनका बेसिक काम क्या है सुप्रीम लीडर का, कि जो इस्लामिक नॉर्म है उसके हिसाब से आपकी सोसाइटी का ताना बाना बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे ईरान तो आपने देख लिया कि इस्लाम धर्म से चलता है। इसके अलावा थियोक्रेसीज में अगर हम एग्जांपल देख के चलते हैं तो आपका अफगानिस्तान भी है, इसमें आप मेरे को रिलीजन बताएंगे। प्लस में वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी भी आपका जो है थियोक्रेसी है, इसका रिलीजन भी आप मेरे को बताएंगे कौन से रिलीजन से रूल होता है ये। और इसका एक और एडिशनल फैक्ट आप मेरे को बताएंगे कि वेटिकन सिटी और क्यों जाना जाता है, मतलब क्या इतना खास है वेटिकन सिटी के बारे में। चलो डिक्टेटरशिप के बारे में अगर हम बात करें, डिक्टेटरशिप में क्या होता है, इसमें या तो एक इंसान या फिर एक बहुत ही छोटा सा 2-3 लोगों को जो ग्रुप होता है उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है, ठीक है, और उन पे कोई भी लिमिट्स नहीं होती है, ठीक है, मतलब वो अपने हिसाब से चलते हैं, ना कोई लॉ की लिमिट है उन पे, ना कॉन्स्टिट्यूशन की। ये होते हैं जैसे राजा में तो क्या होता है कि उनकी मोनार्की में तो क्या होता है कि भैया उनका मतलब जो है जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है पावर। डिक्टेटरशिप में क्या है कि कोई भी रैंडम पर्सन इतनी पावर विद होल्ड कर ले कि भैया अब ये बोले कि मेरा वचन ही है शासन, ठीक है, ये किसी की नहीं सुनता फिर। और इनफैक्ट हमने 20th सेंचुरी में जो विटनेस किए हैं ऐसे एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्टेटर्स जिसने जो है बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस जो है लोगों के लिए वो क्रिएट कर दी थी। 2 के नाम हम देख लेते हैं ऐसे कौन थे। एक तो हैं एडोल्फ हिटलर, ठीक है, 1933 में जो है इनको चांसलर ऑफ जर्मनी बनाया गया था, और इन्होंने फिर क्या किया, ऐसे लॉ जो है पास किए जिससे कि इन्होंने अपोजिशन को तो क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, ख़त्म ही कर दिया, और पूरी पावर जो है इन्हीं के हाथ में आ गई, ओके। और जिससे कि ये क्या बन गए, डिक्टेटर बन गए। अब जो है जितने भी और इनका क्या मानना था, सुपीरियरिटी ऑफ ये सुपीरियर कॉम्प्लेक्स से ये इंसान जो है जूझ रहा था। इसको लग रहा था कि हम जो हैं हमारी रेस नाजी बेसिकली ये जो है सुप्रीम है। वाइट्समैन बर्डन की थ्योरी का पता है आपको, वाइट्समैन बर्डन एक थियोरी है, ये दी गई है। इससे क्या है, जो भी कॉलोनीज ये लोग बनाते थे, ये लोग मतलब यूरोपियंस जो हैं, फ्रांस और ब्रिटिशर्स जो यहाँ पे आके भी जो इन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखा था, इनका मतलब ये था कि भैया हमें भगवान ने दायित्व सौंप रखा है तुम लोगों को सिविलाइज करने का, तुम लोगों को सेटल करने का, ठीक है। ये अपने आप को जस्टिफाई करते थे, अपना जो भी प्रताड़ना ये यहाँ पे कर रहे थे, लूट खसोट जो कर रहे थे उसके लिए इनको लगता था हमारी रेस जो है सुपीरियर है, और बाकी जितनी भी दुनिया है वो वाइट्स मैन का बर्डन है ना।
हमारे ऊपर बोझ हैं ये लोग, हमें इनको सिविलाइजेशन सिखानी पड़ेगी, ये उनका जस्टिफिकेशन होता था। चलो, तो अगर हम हिटलर की बात करते हैं तो उसने ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूज़ जो हैं उनको मरवा दिया था, 60 लाख, ओके, और हंड्रेड्स ऑफ रोमा पीपल और कुछ अदर ग्रुप्स भी थे। इनफैक्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था वो इन्हीं महाशय की वजह से हुआ था, जो कि 1939 से लेके और 45 में जाके हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने के बाद जो वो ख़त्म हुआ था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका एडी अमीन है, इसके बारे में एक बनाऊंगी मैं शॉर्ट वीडियो, वो देखना आप, पर्सनालिटी जो उनकी उसके लिए। ये जो हैं ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे उगांडा के, ठीक है, और इसने मर्सीलेस किलिंग की थी थाउजेंड्स ऑफ पीपल की। और जो इंडियंस वहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इंडियंस को ले जाया जाता था ना, मतलब प्लांटेशन के लिए, काम के लिए, एज लेबरर्स, ब्रिटिशर्स ढोते रहते थे वहाँ पे लोगों को, है ना, तो उन्होंने इनफैक्ट जो है जान बचा के भागे थे वो वहाँ से, जब ये अपना करतूते कर रहे थे वहाँ पे, तो लोग जो हैं बहुत सारे लोग देवर फोर्स टू फ्ली द कंट्री। तो रोमा जो हमने देखा, रोमा हमने देखा था ना, इन्होंने ज्यूज़ को और रोमा को और कुछ और ग्रुप थे उनको मारा था किसने, हिटलर ने। तो रोमा क्या है, रोमानी पीपल, ये बेसिकली नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स मतलब घुमंतु, यहाँ से वहाँ जो घूमते रहते हैं वो लोग होते हैं ये। और इनकी जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, स्कॉलर्स के हिसाब से वो बोलते हैं कि वो इंडियन थे, ठीक है। और फर्स्ट वो सेटल हुए कहाँ पे, ईस्टर्न यूरोप में, और उसके बाद जो है अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो माइग्रेट करते रहे। नोमैड्स होते ये घुमंतु लोग होते हैं, ये एक जगह नहीं रहते हैं, ठीक है, घर बना के नहीं रहते ये। उसके बाद शेन है, शेन नाम का एक लड़का है, इसकी अपनी स्टोरी है, नॉर्थ कोरिया का है ये, ठीक है। और उसके लिए जो है एवरी जो रूल्स हैं वो सेट है, डिफाइंड है, उसके अलावा वो नहीं कर सकता। उसको जो है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस में सर्व करना पड़ रहा है, और वो एक पर्टिकुलर टाइप का हेयर कट रखता है, ठीक है, और कैसे उसका हेयर कट होना चाहिए, कैसे उसको कपड़े पहनने हैं, ये सब उसको बताया गया है। उसको ग्लोबल इंटरनेट की एक्सेस भी नहीं है, उसको पता ही नहीं है, ही इज़ अनअवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है हर एक्शन को उसके जो है क्लोजली जो है देखती रहती है, और मतलब रिपोर्ट जाती रहती है, ओके। अगर किसी ने भी ट्राई किया रूल ब्रेकिंग का तो उसकी खैर नहीं टाइप से, ठीक है। तो एक टूरिस्ट जाता है, वो उसको बोलता है कि भैया ये तुम्हारा ये सेम हेयर कट क्यों रख रहे हो तुम, इतने दिन हो गए। वो टूरिस्ट भी अच्छा खासा टाइम के लिए गया होगा, ही इज़ लाइक मैं भी चाहता हूँ भैया एक्सप्लोर करना न्यू हेयर स्टाइल, लेकिन क्या है कि हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि हमें यही हेयर स्टाइल जो है वो रखना है, ऐसा ही हेयर कट हमारा होना चाहिए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जिसके हम कल बात कर रहे थे ना। चलो, उसके बाद फोर्थ टाइप क्या आ गया आपका, ओलिगार्की हो गया ना। ओलिगार्की में क्या होता है, ओलिगार्की जो है एक ग्रीक ओरिजिन वर्ड है। ओलिगो मतलब क्या होता है, फ्यू, ए फ्यू, और आर्को मतलब क्या होता है, कमांड, कुछ लोगों की कमांड, ठीक है। उसमें क्या होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, और ये जो है पावरफुल होता है, छोटा होता है लेकिन पावरफुल होता है। और डिसीजन मेकिंग में बेसिकली ये ही करते हैं डिसीजन मेकिंग। और यूजुअली जो है ये क्या है, हेल्दी फैमिली और इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं। ऑफ कोर्स उन्हीं की चलेगी, आम आदमी की कौन चलने लगा, जिसके पास बहुत पैसा होगा, है ना, इन्फ्लुएंस होगा, उन लोगों की जो है चलती है। इसमें कुछ लोग होते हैं ओलिगार्की आपने जो है इकोनॉमी में भी सुनी होगी, इकोनॉमी में कि कुछ कंपनीज होती हैं और उनका ही सिक्का चलता रहता है ना, तो कंपटीशन में ये किसी और को आने नहीं देते हैं। ये आप इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे ओलिगार्की का जो कंसेप्ट है वो, ओके। तो एंशियंट ग्रीस की बात बता रहे हैं। कुछ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज होती थी, वही जो हैं रूल करते रहते थे। और एरिस्टोक्रेटिक मतलब इलाइट लोग, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, रुतबा है, वो लोग, ठीक है। पॉलिटिकल कमेंटर्स, ये जैसे आपने क्रिकेट का देखा होगा ना, कमेंटिंग पास करते रहते हैं, वो एनालाइज करते हैं और उसके बाद कमेंटिंग करते रहते हैं, अपने ओपिनियन बताते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि कुछ डेमोक्रेसीज जो हैं वो भी जो है ओलिगार्की ही हैं, मतलब कुछ एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियंस हैं, वेल्दी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस पीपल हैं, उन्हीं का जो है गवर्नेंस में जो है वो इन्फ्लुएंस है, उन्हीं के हिसाब से गवर्नमेंट चलती रहती है। आप इस बात से कितना
अग्री करते हो कि डेमोक्रेसीज भी मोर और लेस कुछ जगहों पे ओलिगार्की ही है। चलो ओके, अब हमने पढ़ लिया कि भैया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, एक मोनार्क होते हैं, एक ऑटोक्रेट्स होते हैं, है ना, ओलिगार्की हमने पढ़ ली। ये सारी जो हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, ठीक है। अब इनमें से सबसे बेटर हमने देखा था कि मोस्ट पॉपुलर क्या है, डेमोक्रेसी है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, बाकी सबको जो है इतना क्यों नहीं माना जाता। तो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है डेमोक्रेसी को। क्यों माना जाता है भैया? तो सबसे पहले तो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो डिफाइन करती है कि आपके सिटीजन्स जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ कैसी होंगी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पीपल्स की जो चॉइस है, जो राइट्स हैं, जेन्युइन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से जो है एवरीडे लाइफ जी सकते हैं। उनको नहीं बताया जाएगा कि आपको आपका हेयर कट कैसा होना चाहिए, आपको कैसे चलना है, आपकी ड्रेस क्या होनी चाहिए ना। तो उनके पास चॉइस होती है, दे कैन लीड देयर एवरीडे लाइव्स द वे दे वांट, ठीक है। उनको क्या बोलना है, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू वेयर, व्हाट टू बिलीव टू फॉलो, है ना, व्हाट बिलीव्स टू फॉलो, या फिर वो खुद को कैसे एक्सप्रेस करे, ये सारी चीज़ें आपको डेमोक्रेसी में देखने को मिलती है। बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में या तो है ही नहीं, ऑटोक्रेसी में तो है ही नहीं, या है तो बहुत लिमिटेड है, ठीक है। उसके बाद जो है पीपल चूज़ देयर गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग गवर्नमेंट को चूज़ कर सकते हैं, और गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होती है। लोगों के लॉज जो मतलब राइट्स जो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमने देखे थे ना, उनको प्रोटेक्ट करती है डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या, खाना, कपड़े, मकान, है ना। आपने देखा होगा आवास योजना चलती है, आपने देखा होगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें फ्री में तो नहीं, बहुत मिनिमम प्राइस पे जो है आपको खाना दिया जाता है, ठीक है। और पीपल जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये, एक लिमिटेड टाइम के लिए जो होती है वो गवर्नमेंट बनती है। जैसे इंडिया में 5 साल, यूएसए में हमने देखा था 4 साल। अगर इनसे हम सेटिस्फाई नहीं है तो हम इनको चेंज कर सकते हैं, राइट। और डेमोक्रेसी के और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। हम हमारे कंट्री में अगर हम देखते हैं तो हम एवरीडे लाइफ में इन फीचर्स को जो है क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। लेकिन डेमोक्रेसी इतना भी अच्छा नहीं है, इसके खुद के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, जिसमें आपका करप्शन आता है और वेल्थ डिस्पैरिटी आपको देखने को मिलते हैं ना। पोलराइजेशन मार्क्स का एक कंसेप्ट है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सेसिव कंट्रोल बाय ए फ्यू ओवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। जैसे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं सीबीआई, ईडी, है ना, ये क्या करने के लिए बने हुए हैं। अगर इन पे एक्सेसिव कंट्रोल हो जाए गवर्नमेंट का, और जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो इरोजन हो जाए उसका, कि जज जो है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस होके उस टाइप के डिसीजंस आपके देने स्टार्ट कर दें। मैनिपुलेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल्स, आपका मीडिया जो है वो बिक जाए, ठीक है। तो ये क्या है, चैलेंजेस हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। तो इसमें आपकी ये थ्योरी है, गवर्नमेंट जो है क्या रोल प्ले करती है कंट्री को रन करने के लिए। डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने देखा था, गवर्नमेंट क्या होती है ये देखा था, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या काम करती है, ये हम देख चुके हैं, है ना। और मोस्ट पॉपुलर फॉर्म हमारी जो है डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी भी इसके अपनी वेरिएशंस होती हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती हैं, अलग डेमोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसके फर्दर 2 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंशियल होती है, पार्लियामेंट्री होती है। इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इसके अलावा हमने मोनार्की देखा, थियोक्रेसी देखा, डिक्टेटरशिप देखा, ओलिगार्की देखा, ठीक है। और इसके अलावा जो है डेमोक्रेसी मैटर तो करती है लेकिन सीरियस चैलेंजेस भी है। तो एज ए सिटीजन जो हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। विजिलेंट मतलब हमें देखते रहना पड़ेगा, सुपरविजन तो नहीं, लाइक वी नीड टू बी अवेयर कि क्या चल रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। अदरवाइज ये किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी इजीली चेंज हो सकती है। सो या थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, और फीडबैक आप मेरे को ज़रूर दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाटा, बाय बाय।